नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसकी मंजिल बहुत सुकून देने वाली है। हाँ। ये सफ़र है माफ़ी का। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो इस रास्ते की जो मुश्किलें हैं, जो रुकावटें हैं, उन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। जी। तो हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भई माफ़ करना क्यों इतना अहम है और वो जो बड़ी-बड़ी रुकावटें आती हैं, उन्हें कैसे पार किया जाए। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माफ़ी सिर्फ़ कोई मतलब ऊँची नैतिक बात नहीं है। हुँ। ये असल में हमारे मन की शांति, हमारे अपने ज़ख्मों को भरने का एक बहुत ही व्यावहारिक ज़मीनी तरीका है। हाँ, हाँ। आज हम देखेंगे कि हमारी कुछ गहरी मान्यताएं, हमारी सोच, वो कैसे इस रास्ते में पत्थर बन जाती हैं हुँ। और उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। सही कहा। और बात सिर्फ दूसरों को माफ करने की नहीं है, कई बार तो सबसे मुश्किल होता है खुद को माफ करना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए इस उलझे हुए लेकिन जरूरी विषय की परतों को खोलते हैं। अच्छा, पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि माफी इतनी जरूरी क्यों है। कुछ लेख तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया में जो ये दर्द और बदले का जो चक्र चलता रहता है ना, हाँ, उससे तोड़ने का यही इकलौता रास्ता है। ये सुनने में थोड़ा बड़ा दावा लगता है ना? लगता तो है बिल्कुल। खासकर जब हमें लगता है कि भाई कुछ गलतियां या चोटें। वो तो माफी के लायक है ही नहीं। हाँ, वही तो। यहाँ सबसे बड़ी रुकावट है हमारी अपनी सोच, हमारी मान्यताएं, जिसे अक्सर हमारा अहंकार या ईगो कह लीजिए, वो कंट्रोल करता है। अच्छा। अहंकार का काम ही है सही गलत का हिसाब रखना, किसी ना किसी को दोषी ठहराना। देखो, इन लेखों में एक सुझाव है कि हमें अपना नजरिया बदलना होगा। नजरिया बदलना होगा, कैसे। खुद को और दूसरों को सिर्फ ये चलता फिरता शरीर समझने के बजाय अगर हम उनके अंदर के इंसान, उनकी आत्मा को देखने की कोशिश करें। मतलब उनके कामों से परे। जी, उनके कामों से परे उनकी असलियत को, उनकी कीमत को समझें, तो माफी देना और उसकी जरूरत समझना आसान हो जाता है। इस सिलसिले में लेखक अपना तजुर्बा बताते हैं, कैसे वो सालों तक मतलब अतीत की बातों को लेकर अपराध बोध, शर्म, गुस्सा इसी में फंसे रहे। जी। उन्हें लगता था कि उनकी जो नाखुशी है उसकी वजह ये दुनिया है, लोग हैं। फिर 1975 में उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया जब उनका परिचय अ कोर्स इन मिरेकल से हुआ। ये क्या है, जरा बताएंगे। जरूर। ए कोर्स इन मिरेकल्स या ACIM जिसे कहते हैं, ये आध्यात्मिक मनोविज्ञान पर आधारित एक तरह का सेल्फ स्टडी कोर्स है। अच्छा। लेखक का अनुभव यही दिखाता है कि देखो, दूसरों पर इल्जाम लगाने से या बदला लेने से वो शांति या खुशी नहीं मिलती हम्म। जिसकी हमें असल में तलाश होती है। वो शांति सिर्फ माफी से ही मिल सकती है। सिर्फ माफी से। हाँ, इसलिए ये जो गुस्सा है, कड़वाहट है, दर्द है, इस चक्र को तोड़ने की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। खुद लेनी होगी। जी। जब हम दूसरों को और हाँ, खुद को भी माफ करने के रास्ते में जो हमने दीवारें खड़ी कर रखी हैं, उनको गिराने की जिम्मेदारी लेते हैं, तब हम सही मायनों में ठीक होना शुरू करते हैं, ज्यादा खुश, ज्यादा शांत महसूस करते हैं। मतलब माफी का सबसे बड़ा फायदा शायद माफ करने वाले को ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात है। ये बात तो सोचने वाली है कि फायदा हमारा अपना है। अच्छा, तो अगर माफी इतनी फायदेमंद है जी। तो फिर इसमें इतनी रुकावटें क्यों आती हैं? सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? सबसे बड़ी मुश्किल है हमारी अपनी मान्यताओं को, अपने गहरे विश्वासों को बदलने में हिचकिचाहट। खासकर वो मान्यताएं जो प्यार पर नहीं, डर पर टिकी होती हैं। डर पर। जी। लेखों में एक बहुत दिलचस्प बदलाव का सुझाव दिया गया है। क्या सुझाव है? सुझाव ये है कि हम लोगों के व्यवहार को सही या गलत, दोषी या निर्दोष, इस तराजू में तौलना बंद करें। अच्छा, तो फिर कैसे देखें? इसके बजाय उनके व्यवहार को या तो प्यार भरा समझे या फिर डरा हुआ समझे। डरा हुआ। हाँ, डरा हुआ मतलब ऐसा व्यवहार जो असल में मदद और प्यार की पुकार है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब किसी के बुरे बर्ताव को हमले की तरह न देखकर उसे डर से निकली मदद की पुकार समझना। हाँ, कुछ ऐसा ही। बिल्कुल। जैसे हम एक छोटे बच्चे के रोने को शरारत नहीं समझते, हाँ, बल्कि उसकी किसी जरूरत का संकेत समझते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। वैसे ही ये नजरिया बदलने से दूसरों के कामों को देखने का हमारा पूरा तरीका बदल सकता है। हम हमले के बजाय डर देख सकते हैं, नफरत के बजाय प्यार की जरूरत महसूस कर सकते हैं। इसे समझाने के लिए लेखक अपनी जिंदगी से एक
बहुत असरदार मिसाल देते हैं उनके तलाक की कहानी। हाँ। 20 साल की शादी जब 1973 में टूटी तो वो बताते हैं कि वो दर्द, शर्म, गुस्सा, इल्जाम, इन सब के एक ऐसे भावनात्मक दलदल में फंस गए थे जिससे बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। अपराध बोध, दुश्मनी, खुद को कोसना, मतलब इन सब ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। और इस सब से निकलने के लिए वो शराब का सहारा लेने लगे थे। हाँ, और यहाँ तक कि उनके मन में खुदकुशी के ख्याल भी आने लगे थे। जी। उन्हें पक्का यकीन था कि ये रिश्ता, ये जख्म कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन फिर जैसा उन्होंने बताया, 1975 में ACACM की शिक्षाओं ने उनकी सोच बदलनी शुरू की। अच्छा। इल्जाम लगाने के बजाय उन्होंने ईश्वर से मदद मांगी, खुद को और अपनी पूर्व पत्नी को माफ करने की ताकत मांगे। वो रोजाना अपनी पूर्व पत्नी को इसी नई रोशनी में, यानी एक डरी हुई इंसान के रूप में देखने की कोशिश करते थे। उनका रोज सुबह का एक ही लक्ष्य होता था, बस मन की शांति पाना। और धीरे धीरे उन्हें खुद भी हैरानी हुई, पर तनाव कम होने लगा। और उसके बाद जो हुआ वो तो वाकई हैरान करने वाला है। हाँ बिल्कुल। उनकी पूर्व पत्नी ने करीब साल भर बाद दूसरी शादी कर ली और दूसरे शहर चले गई। कुछ समय बाद लेखक को उसी शहर में लेक्चर देना था, और हैरानी की बात ये कि उनकी पूर्व पत्नी, उनके नए पति और उनके पिता तीनों उनका लेक्चर सुनने आए। अरे वाह। हाँ, अगली सुबह वो नाश्ते पर मिले और उनकी पूर्व पत्नी ने कहा कि उन्हें लेक्चर बहुत पसंद आया। कमाल है। कहानी यही खत्म नहीं होती। करीब 6 महीने बाद लेखक को पता चला कि उनकी पूर्व पत्नी और उनके नए पति उसी छोटे से कस्बे में रहने आ रहे हैं जहां लेखक रहते थे। उसी कस्बे में? तब तो चिंता हुई होगी। हाँ, पहले तो लेखक को चिंता हुई कि भाई इतने करीब रहने पर माफ कर पाना और मुश्किल होगा, लेकिन हुआ उल्टा। अच्छा। सालों बाद वो अच्छे दोस्त बन गए। लेखक ने उनकी दूसरी शादी की तस्वीरें भी खींची। वाह, ये तो सचमुच दिखाता है कि माफी कोई एक बटन दबाने जैसा काम नहीं है। ये तो लगातार चलने वाला का अभ्यास है। बिल्कुल। और ये भी कि जो हालात बिल्कुल बिगड़े हुए लगते हैं उनमें भी बदलाव मुमकिन है। बिल्कुल सही। ये कहानी इसी बात पे जोर देती है कि माफी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, रोजाना का अभ्यास, खासकर जब हालात बदलते रहते हैं, जैसे उनकी पूर्व पत्नी का पास आकर रहना। लेखक को उन सालों में ये एहसास हुआ कि माफी को अपनी रोज की आदत बनाना कितना जरूरी है, ताकि पुरानी बातें बार बार हावी ना हो। अच्छा, माफी के रास्ते में एक और बड़ी रुकावट का जिक्र है, हमारा दिमाग, जो एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। लेखक समझाते हैं कि हमारे दिमाग में जन्म से या शायद उससे भी पहले से हमारे साथ हुई हर घटना की यादें दर्ज होती हैं। अगर बचपन में हमारे साथ कुछ डरावना या तकलीफदेह हुआ है, तो हम न सिर्फ उसे याद रखते हैं, बल्कि अक्सर उन यादों के चश्मे से ही अपने आज और आने वाले कल को देखते हैं। मतलब हम अनजाने में अतीत की खासकर दर्द भरी यादों को मौजूदा लोगों और हालातों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल, यही होता है प्रोजेक्शन। और मुश्किल तब होती है जब हमें लगता है कि हमारी जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं, गुस्सा, डर, उदासी, वो बाहर की दुनिया की वजह से हैं। हाँ, हमारा अहंकार या ईगो हमें यही यकीन दिलाता है। वो हमें मानने पर मजबूर करता है कि जो हम दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही सच्चाई है। अच्छा। नतीजा ये होता है कि हमें लगता है कि हमारी सारी परेशानी की जड़ बाहरी लोग या हालात हैं। अहंकार हमें ये कभी नहीं जानने देना चाहता कि हमारा अनुभव असल में हमारे अपने विचारों से तय होता है। और जब तक हम इस प्रोजेक्शन के बारे में जागरूक नहीं होते, हमें लगता है कि दूसरों को माफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम असल में तो खुद अपने ही अंदर के डर या अपराध बोध से लड़ रहे होते हैं, जिसे हमने दूसरों पर डाल दिया है। लेखक इसका एक उदाहरण भी देते हैं ना, अपने बेटों के कमरे की सफाई को लेकर उनका गुस्सा। हाँ, वो बताते हैं कि कैसे वो अपने बेटों पर उनके कमरे बिखरे होने की वजह से बहुत गुस्सा होते थे, जबकि उनका खुद का ऑफिस भी काफी बिखरा रहता था। अच्छा। और उन्हें वो देखकर अंदर ही अंदर असहजता होती थी, लेकिन वो अपनी इस असहजता को देख नहीं पाते थे, और उनका अहंकार उन्हें बताता था कि उनका सारा गुस्सा बेटों की बुरी आदतों की वजह से है। ये प्रोजेक्शन का एक सटीक उदाहरण है। इस बारे में जागरूक होना हमें चुनने की ताकत देता है कि हम अहंकार के रास्ते पर चलना चाहते हैं या प्यार के। एक और डर जो हमें माफ करने से रोकता है वो ये है कि अतीत फिर से दोहराया जाएगा। मतलब जिस तरह की चोट हमें पहले लगी है वैसी ही फिर से लगेगी। बिल्कुल, ये डर हमें उन विचारों में फंसाए रखता है जो माफ नहीं करना चाहते,
और इन विचारों का, इस लगातार के डर और गुस्से का हमारे शरीर और मन पर सीधा असर पड़ता है। सेहत पर असर? हाँ, लेख बताते हैं कि इससे चिंता, डिप्रेशन, बेचैनी, कम आत्मसम्मान तो होता ही है, साथ ही सिर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन में दर्द, पेट की समस्याएं और यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। बाप रे। जी, जिससे इन्फेक्शन और एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। मतलब माफ ना करके हम असल में खुद को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं। एक तरह से, हाँ, ये अपने ही नकारात्मक विचारों से अपने शरीर पर हमला करने जैसा है। ये विचार तनाव पैदा करते हैं, जो शरीर पर असर डालते हैं और कई तरह की मनोदैहिक मतलब साइकोसोमैटिक बीमारियां पैदा कर सकते हैं। माफ ना करने वाले विचारों को पकड़े रहने का हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है, लेकिन अहंकार हमें यही करने को उकसाता है। हाँ। कभी कभी वो हमें आधी अधूरी माफी या एहसान जताते हुए माफ करने को कहता है, जैसे अंकल हैरी का उदाहरण दिया गया है। अच्छा, वो क्या था? कि आप उनके भद्दे मजाक के लिए उन्हें थोड़ा माफ कर देते हैं, लेकिन ये याद दिलाने के लिए कि आपने उनकी बदतमीजी को पूरी तरह माफ नहीं किया है, आप उन्हें जन्मदिन का कार्ड भेजना बंद कर देते हैं। हाँ हाँ, ऐसा होता है। या फिर आप कहते हैं, चलो परिवार में शांति के लिए तुम्हें माफ किया, पर तुम्हें वाकई मदद की जरूरत है, ये मत सोचना कि मेरी नजर तुम पर नहीं है। ये सच्ची माफी नहीं है। इसमें नर्सों को कल्पना करनी थी कि एक कूड़ेदान है और वो अपना सारा गुस्सा और अपराध बोध उसमें डाल रही हैं। अच्छा। फिर उनसे पूछा गया कि क्या वो उन भावनाओं को जाने देने को तैयार है, क्या वो खुद को और उन्हें चोट पहुंचाने वालों को माफ करने को तैयार है। फिर कल्पना करनी थी कि एक बड़ा सा हीलियम का गुब्बारा उस कूड़ेदान से बांधकर छोड़ दिया गया है। ओके। और वो कूड़ेदान हवा में ऊपर उठकर आसमान में गायब हो रहा है। और उस नर्स के साथ क्या हुआ? एक नर्स, जिसे पहले लग रहा था कि उसके मन में कोई गुस्सा या अपराध बोध नहीं है, उसे अचानक अपने पूर्व पति की याद आई, जिसने उसे एक कम उम्र की महिला के लिए छोड़ दिया था। उसने मन ही मन अपने पति को उस कूड़ेदान में डाला, गुब्बारा बांधा और उसे उड़ते हुए देखा। जैसे ही वो कूड़ादान बादलों में गायब हुआ, उसकी गर्दन में जोर से कड़क की आवाज आई। क्या बात। और तलाक के बाद से जो दर्द उसे लगातार रहता था, वो अचानक गायब हो गया। कमाल है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने पति को फेंक दिया? नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि उसने उस इंसान को नहीं, बल्कि उस इंसान के प्रति जो गुस्सा उसने पकड़ रखा था, उससे अपने जुड़ाव को छोड़ा। अच्छा, गुस्से से जुड़ाव को। हाँ, उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पति से छुटकारा नहीं पाया, बल्कि उसके किए पर जो उसका गुस्सा था, जो उसके मन पर बोझ था, उससे छुटकारा पाया। उसका पति अब उसके लिए गर्दन का दर्द नहीं रहा था। उसने आखिरकार अपने गुस्से को पहचाना और उसे दूसरों पर डालने के बजाय उसे जाने दिया। माफी का असल मकसद यही है, हमें अतीत के बोझ से आजाद करना, ताकि हम आज इस पल में शांति से जी सकें। सही। माफ न करने वाले विचारों को पकड़े रहने का मतलब है कि हम जानबूझकर दुख चुन रहे हैं। गुस्सा और डर के अलावा अपराध बोध और शर्म, ये भी माफी की राह में बड़े रोड़े हैं। लेखक की पत्नी डायन की कहानी इसका उदाहरण है ना? हाँ, बिल्कुल। 1981 में जब लेखक डायन से मिले, तो वो गुड बाय टू गिल्ट मतलब अपराध बोध को अलविदा नाम की किताब लिख रहे थे। जब उन्होंने डायन से पूछा कि उसे जिंदगी में किस बात का सबसे ज्यादा अपराध बोध है, तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में उसी दिन जब वो अपने दिवंगत पिता के बारे में बात करने लगी, तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने अपराध बोध, गुस्से और माफ न करने वाले विचारों को खुद से भी छुपा रही थी। अच्छा, उसके पिता के साथ क्या हुआ था? उसने बताया कि उसके पिता शारीरिक रूप से हिंसक थे। डायन को कभी पीटा नहीं गया था, लेकिन उसे इस बात का अपराध बोध था कि वो मन ही मन चाहती थी कि उसके पिता ऐसे ना हों, वो अलग हों। उसे इस बात का भी अपराध बोध था कि परिवार के बाकी लोगों को मार पड़ती थी, पर उसे नहीं। और अपने पिता के व्यवहार पर उसे जितना गुस्सा था, उसे उसने सालों तक दबा कर रखा था। जी, एक मानसिक कोठरी में बंद कर दिया था, जो उस दिन तक खुली ही नहीं थी। अगले हफ्ते उसे बचपन के कई ऐसे पल याद आए जब उसने घर में शांति बनाए रखने के लिए बीच बचाव किया था। तो फिर उसने इस दबे हुए बोझ का क्या किया? अब जब भावनाओं का ये बांध टूटा, तो उसने माफी के लिए अपनी उच्च शक्ति मतलब हाई पावर या ईश्वर से मदद मांगना शुरू कर दिया। एक दिन उसे अपने पिता के लिए कविता इफ आई कुड वॉक विद यू डैड
अगर मैं आपके साथ चल पाती पिताजी, लिखने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। कविता। हाँ, इस कविता को लिखने की प्रक्रिया ने उसे बहुत सुकून दिया और उसके पिता के साथ उसके रिश्ते को बदल दिया, भले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अच्छा, मौत के बाद भी? जी, इससे पता चलता है कि जो लोग गुजर चुके हैं या हमसे दूर हैं, उनके साथ भी अपने रिश्ते को ठीक किया जा सकता है, अपने मन में शांति लाई जा सकती है। माफी ने उसके दर्दनाक अतीत की छाया को मिटा दिया और अब उसके पास अपने पिता की सिर्फ प्यारी यादें बची हैं, जिन्हें पहले अपराध बोध और गुस्से ने ढक रखा था। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। क्या इन भावनाओं से निपटने के कुछ और व्यवहारिक तरीके भी बताए गए हैं, जैसे डायना ने कविता लिखी? हाँ, लिखना एक बहुत असरदार तरीका हो सकता है। चाहे वो किसी दोस्त को लिखा खत हो, अपनी डायरी में कुछ पन्ने लिखना हो, या शायद उस व्यक्ति को एक खत लिखना हो जिसने आपको चोट पहुंचाई है। भले ही उसे भेजे नहीं। हाँ, भले आप उसे भेजे नहीं, ये सब आपको उन भावनाओं को बाहर निकालने और समझने का मौका देते हैं, जिन्हें जाहिर करना मुश्किल लगता है, लेकिन जिनका सम्मान किया जाना जरूरी है। और कोई आसान तरीका जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर सके? एक और दिलचस्प तरीका सुझाया गया है, अपने बचपन की तस्वीरें देखना। बचपन की तस्वीरें? हाँ, शायद आप अपनी एक शिशु तस्वीर या बचपन की कोई और तस्वीर ढूंढना चाहें। उन तस्वीरों को ऐसी जगह लगाएं जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें, अपने शीशे पर, मेज पर। अच्छा, फिर? और रोज उन तस्वीरों में दिख रहे छोटे, शायद डरे हुए बच्चे को प्यार भेजें, उसे भरोसा दिलाएं। ऐसा करने से आप पा सकते हैं कि आपके अंदर का वो बच्चा आज एक ज्यादा खुश और प्यार करने वाला वयस्क बन सकता है। ये खुद को माफ करने और अपने अतीत के जख्मों को भरने में मदद कर सकता है। जी, बिल्कुल। तो आज की इस गहरी बातचीत से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मुझे तो ये समझ आया कि माफी एक चुनाव है, कोई मजबूरी नहीं। बिल्कुल। और ये एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमें डर, इल्जाम और अतीत के बोझ से आजाद करती है। सही। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि हमारी अपनी शांति और सेहत के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। मुख्य सीख यही है कि हमें अपनी गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत करनी होगी, खासकर उन पर जो डर पर आधारित हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारा नजरिया और हमारा प्रोजेक्शन कैसे हमारी सच्चाई को गढ़ते हैं। जब हम ये चुनते हैं कि अब हम हालात के शिकार या विक्टिम नहीं हैं, तो माफ करना आसान हो जाता है। माफी हमें उस शिकार वाली मानसिकता से बाहर निकालकर प्यार चुनने का मौका देती है। और ये सब घूम फिरकर इस एक विचार पर आता है कि हम अपने विचार चुन सकते हैं, हम डर के बजाय प्यार चुन सकते हैं। बिल्कुल। माफी एक ऐसी दुनिया बनाने में मदद करती है जहां हम किसी से भी अपना प्यार नहीं रोकते, न दूसरों से न खुद से। जी, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। उन छोटी छोटी नाराजगियों या शिकायतों के बारे में सोचिए जिन्हें आप शायद बरसों से या महीनों से पकड़े हुए हैं। छोटी छोटी बातें। हाँ, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी माफ न करने वाले विचार हैं। क्या हो अगर इन छोटे लगने वाली गांठों को खोल देना, इन्हें जाने देना, आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा आजादी और हल्कापन ला सकता है। सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा।